लग नहीं रहा है। सर का कुछ सास सब देखे, हम तो देखे देखे हेवन में देखे, हेवन में देखे। हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, याद है? हम चौधरी वाली चौधरी वाली बोला था कि चौधरी। अरे नहीं, मैं फर्स्ट के नेम सेव करी थी। कितना हंसे थे भाई, अच्छे सर हम लोग बहुत डांटे थे। मेरे भी चार नहीं, मेरे पास 11। हाँ देख अभी भी तोड़ दे उसका पैर। तो वो भी पैर में चाहिए हो, ले लेना। पिलो दे दो यार। एक पंखा चालू करो ना यार थोड़ा। हाँ बहुत ज्यादा सीमेंट तो भरे थे, ज्यादा है गलती वॉइस की थी, हम लोग डांट रहे थे। वो सीमेंट चौधरी वाली पलक चौहान की पलक चौधरी। चलो जल्दी। सर आपको याद है वो बात जब आपने हमसे गर्ल्स को डांटा था, बॉयज को डांटा था? हम लोग 11th की एक बात है। चलो ध्यान दो। पहला नाम शेयर होल्डर फंड में, जल्दी जल्दी बोलना। शेयर कैपिटल, शेयर रिजर्व प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके दो नाम और प्रेफरेंस शेयर। इसके दो नाम ठीक है ना। देखो रिवाइज करोगे तो देख के, अगर नहीं याद है जो लिख रहा हूँ उसी को बार बार मन में बोल के रिवाइज करो ताकि वो चीजें याद हो। इस पर कोई आइटम डन। सेकेंड जो नाम बस रहता है मनी इस पे कोई सब ग्रुप और कोई आइटम नहीं है। अगला क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। मेरे पास भी यही हाल है। नॉन करेंट लायबिलिटी, जल्दी। पहला लॉन्ग टर्म डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तीसरा अदर करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। चलो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बातें बंद नहीं होगी तो सुनाई कहाँ से? अपनी खिचड़ी चल रही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर, बैंक लोन, मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म लोन है ना, या लॉन्ग टर्म मॉर्गेज लोन। लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्गेज, बैंक लोन। देखो चीज ना, ये आदत अगर आप डाल दो, शॉर्ट में लिखो, बोलो पूरा तो जल्दी याद। जब याद आए, याद करोगे ना तो हम पूरा ही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लोन फ्रॉम पार्टनर, शेयर होल्डर, सब्सिडरी कंपनी या अदर कंपनी। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। वो है ना प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, टेम्परेरी फंड नहीं है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, वेलफेयर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय। ठीक है ना। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है याद करने में, लेकिन धीरे धीरे अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। मेरा टारगेट ये नहीं कि 100% बन जाए, मेरा टारगेट ये कि मैक्सिमम आइटम याद हो जाए। और वो तभी होगा जब बार बार रिवाइज करोगे। क्योंकि इसके बाद ज्यादा थ्योरी बची नहीं है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा चैप्टर बचा नहीं। क्या बचा है? काउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो, बस। और कैश फ्लो के 2 ही क्वेश्चन है थ्योरी में, बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए थोड़ा फोकस रखो कि ये लर्न होना चाहिए किसी भी हाल में।
नेक्स्ट क्या है तीसरा और चौथा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का पहला नाम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म बन गया ट्रेड पेबल। तीसरा इधर से अदर करंट लायबिलिटी। चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये भी करवाया था शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और क्रेडिट। मैं क्रेडिट कार्ड इसलिए मैंने बोला था कि कैश क्रेडिट आपको याद हो जाए। क्रेडिट कार्ड इसमें नहीं आता। क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है कैश क्रेडिट, समझना। अगला क्या है और कोई था? चलिए आउटस्टैंडिंग एडवांस है ना, एडवांस इनकम कर दो। कॉल इन एडवांस, ये वाला मैंने आपसे बोला था बार बार कि ये किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉल इन एडवांस लिख के आ जाएगा, बोलेगा उसका ग्रुप और सब ग्रुप बताओ, या उसका हेड और सब हेड बताओ, हेड और सब हेड या ग्रुप सब ग्रुप, ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर डन। ये हो गया क्या लायबिलिटी का पूरा आइटम। अगर एग्जाम में आए एक्सप्लेन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये मैटर। अगर आ जाता है कि करंट लायबिलिटी को एक्सप्लेन करो तो आपको इतना करना है, करंट एसेट्स को करंट, नॉन करंट लायबिलिटी इतना करना है, शेयर होल्डर फंड इतना करना है। अब लायबिलिटी साइड एक्सप्लेन करने को आया 4 नंबर में, तो आपके 4 पॉइंट हैं। अब हो सकता है जिसमें ये वाला पॉइंट भूल जाए, इसमें कोई एक भूल जाए, इसमें कोई एक भूल जाए, तो डोंट वरी, जितना मैक्सिमम याद आ जाए उतना लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। अब आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में पहला था नॉन करेंट एसेट, पहला नाम फिक्स्ड एसेट, पहला इसके अंदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नाम क्या था? बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, लाइव स्टॉक और ये 2 आइटम आपको खास तौर पे याद रखने हैं, बार बार बोल रहा हूँ। रीजन क्योंकि ये आएंगे नेम ऑफ आइटम में और आपसे पूछ लेगा कि इसका हेड और सब हेड क्या है। अगला आ जाते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रीमाइसेस। इधर होगा बिजनेस प्रीमाइसेस। बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब अपनी शॉप, जो शॉप या दुकान हो तो क्या कहलाएगी? फिक्स्ड एसेट। हाँ, गुड 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 गुड। सर एक और था माइनिंग। हाँ माइनिंग, एक और सर लिख सकते हैं फॉर्मूला, लाइसेंस फी है ना। ये आपके होगा टेंजिबल में। इसमें मेन याद रखने वाली बात है वो है पेटेंट और माइनिंग राइट, तो ज्यादा कंफ्यूज करता है ना। लाइसेंस फी किया। अब इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो आपका एक इससे रिलेटेड है, एक इससे रिलेटेड है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
और था इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मैंने आपको बोला था ये वाला इससे रिलेटेड है और ये वाला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में मान लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ आपने कुछ नहीं लिखवाया था पर है उसमें खाली है। समझो बात को, अगर इसमें आइटम बनेगा तो कैसे बनेगा? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, बिल्डिंग बन रही है अभी, जैसे तैयार तो नहीं हुई ना, बन रही है। मैंने आपको इसीलिए बोला ये किससे रिलेट करेगा और ये किससे रिलेट करेगा? इंटेंजिबल। जैसे मैंने लिखा पेटेंट अंडर डेवलपमेंट, मैंने क्या लिख दिया? पेटेंट अंडर डेवलपमेंट, यानी हमने फॉर्मूला बना लिया, रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया। इसकी जगह कोई भी वर्ड जोड़ दो, अंडर प्रोसेस, अंडर डेवलपमेंट, क्या है? ट्रेडमार्क अंडर प्रोसेस। हमने अपना ट्रेडमार्क बनाया, रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, अभी रजिस्टर्ड होके आया नहीं। क्यों नहीं आया? भैया जब आप ट्रेडमार्क बना के भेजोगे तो उसको अप्रूव होने में टाइम लगता है। क्यों? कभी वो चेक करेंगे ऑल ओवर इंडिया कोई और रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ इस नाम से। समझना बात को, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और मैं सतना के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, तो इट मींस मैं रजिस्ट्रेशन केवल कितने एरिया के लिए करा रहा हूँ? सतना जिले के लिए। तो केवल कहाँ चेक होगा? मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना ब्रांड का नाम रखा, अब मैंने अपना ट्रेडमार्क जो बनाया वो क्या बनाया, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिया, ये मेरा ट्रेडमार्क मैंने बनाया, मेरे वीडियोस में अक्सर मिलेगा, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं ये सतना के लिए भेज रहा हूँ रजिस्ट्रेशन में ट्रेडमार्क, तो केवल कहाँ का रजिस्टर में चेक होगा? सतना में ऐसा ट्रेडमार्क है कि नहीं। अगर मैंने भोपाल भेजा तो एमपी में ऐसा ट्रेडमार्क कहीं रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मेरे को मिल जाएगा। अगर यही मैंने दिल्ली भेज दिया तो क्या चेक होगा? ऑल ओवर इंडिया में ये रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। तो इट विल टेक टाइम, वो डिपेंड करता है कंपनी की गवर्नमेंट की प्रोसेस। और फिर भी मान लो 30 से 90 दिन, इतना टाइम लगने के बाद जब अप्रूव्ड होगा तो आपको मिलेगा ट्रेडमार्क। तब तक आप इसको क्या बोलोगे? अंडर डेवलपमेंट या अंडर प्रोसेस। कहाँ है क्या चीज? डॉक्टर हाँ ले गए। कितना लेके भी चल रही है पंखा बंद हो गया। वही तो गर्मी लग रही है, इसको ठंडी लग रही है। पता नहीं कौन सा चैनल है? यही ना आपका चैनल है, दूसरा का बना नहीं पता ही सबकी वीडियो वायरल होने लगे, सामने आते हैं है ना, वीडियो सामने आ जाते हैं, मेरे में आ जाते हैं। या है चलो आवाज इसकी करता है। चलो ध्यान दो, इस पे ये हुए 3 4। अगला कौन सा है? नेक्स्ट अदर नॉन करंट अरे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ नॉन 5वां नंबर ना, नहीं सर, सेकंड नंबर है ना। यानी आप ये दिमाग में बैठा के रखो कि फिक्स्ड एसेट्स में कितने नाम है? 4 नहीं भी याद रहे तो 2 आपको याद रहने चाहिए, टेंजिबल और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड वो बाद में है। अरे इस हेड में कितने आइटम है? 4 की 5? इसमें 4 है बस। 4। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट चालू हो रहा है। हाँ सर मैं बता रही हूँ। क्या है पहला? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। किसमें? इसमें सर है, सब है, आप लिख लिए तो। में अरे
अभी तो सेकंड बता रहा हूँ ना, सेकंड पूछ रहा हूँ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब अपन ने लिसन, कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक, उसको अपन ने किया रिवाइज। अब आ जाओ इधर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें कौन सा आइटम है बताओ? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इफ इट इज लॉन्ग टर्म। यानी इसमें सीधा सीधा है लॉन्ग टर्म। हम अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो यहाँ आएगा। लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि नॉन करंट है, करंट होगा तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म, नॉन करंट का मतलब क्या होता है? मोर देन एक साल से ज्यादा, ठीक है ना? नॉन करंट मतलब एक साल, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो 1 ईयर से ज्यादा का है। कौन सा? एक नंबर चलिए आगे बढ़िए। सेकंड क्या है? डिफर्ड टैक्स एसेट। इसमें कोई आइटम नहीं है ना? इसमें कोई भी आइटम नहीं है। अगला क्या है? चौथा, लॉन्ग टर्म लोन है एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन है, बातें नहीं। अब देखो ध्यान से, ये दोनों आइटम, ये दोनों हेड से या इससे, इन तीनों में कोई स्पेसिफिक आइटम नहीं है। समझना बात को। जैसे इसमें स्पेसिफिक है ना, टैंक, बेडिंग टेबल, चेयर, फर्नीचर, इसमें कोई स्पेसिफिक आइटम नहीं मिल रहा। यानी इससे ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता इसके आइटम बताओ, और ना ये आ सकता है कि इसका ये आइटम है तो उसका हेड क्या है। इन तीन से वो आने के चांसेस नहीं। मैंने बताया था ना, 2 प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं? हेड देगा आइटम पूछेगा, आइटम देगा हेड पूछेगा। तो इन तीनों से वो चीज नहीं हो सकती, इससे वो चीज नहीं हो सकती, इससे नहीं हो सकती, कट गए इनसे, ठीक है ना? आइटम पूछेगा तो किससे पूछेगा? इसमें और इसमें, इसमें भी नहीं है। तो पीछे बैठ, बात समझ में आ रही है? इतने पूरे डिटेल में केवल 2 आइटम मिले हैं जिसमें 2 हेड मिले जिसमें आइटम्स है। अगला क्या है? अदर नॉन करंट एसेट। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। अदर नॉन करंट एसेट, ध्यान दो क्या लिखा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन। अच्छा एक चीज बताओ, समझो बात को, याद रखने के लिए याद करा रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने कहाँ लिखा था? सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, यहाँ लिखा था ना? जब एंट्री करते हो तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों मिलते हैं ना? तो प्रीमियम कहाँ गया? रिजर्व एंड सरप्लस। और डिस्काउंट कहाँ गया? समझना, डिस्काउंट कहाँ चला गया? एसेट साइड में। ठीक है ना? अब आप बोलोगे डिस्काउंट तो सर खर्चा है, लायबिलिटी होना चाहिए। एसेट क्यों मान रहे हैं? एसेट इसलिए मान रहे हैं कि जो शेयर आपने 100 रुपए का था, आपने 90 रुपए में दिया, पर उसको आप पे कितना करोगे जब उसका शेयर वापस लोगे? तो 100 रुपए, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। आपकी मजबूरी थी कि वो सामान आपने 90 में बेचा था, क्योंकि आपका शेयर कोई खरीद नहीं रहा था। समझना बात को। सामने वाले ने आपके यहाँ इन्वेस्ट इसलिए किया कि 90 रुपए में मिल रहा है, 100 रुपए को वापस बेचना है, इसलिए वो आपकी एसेट की साइड में लिखा। अगला क्या इसमें आइटम है और देखो, डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड शेयर इशू एक्सपेंस। ये ध्यान रखना है।
शेयर इशू एक्सपेंस और क्या था, अंडर राइटिंग कमीशन, मेन इसमें आइटम है 2, ध्यान देना, ये आने की संभावना रहती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और दूसरा डिस्काउंट ऑन शेयर। ये किस अंडरलाइन करने का मतलब क्या है, ये वो आइटम है जो आइटम पूछे गए हैं, दिए हैं और आपसे हेड और सब हेड पूछा है, ठीक है ना। ये हो गई नॉन करेंट एसेट। अब बात करते हैं, चलिए अगला आइटम क्या है, करंट। ये सेकंड आइटम है ना एसेट साइड का। करंट एसेट्स में पहला आइटम करंट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या लिया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखा है देखो, कमीशन। देखो क्या लिखा है, नॉन करंट करंट इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर एंड म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन मींस फॉर रिस्क। समझना, इन्वेस्टमेंट में ये जितने नाम लिखे हैं ना, क्या क्या लिखा था, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ये 3 नाम है। पढ़ो एक बार फिर से, शॉर्ट में क्या लिखा, पढ़ो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर ब्रैकेट में, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, डिबेंचर एंड म्यूचुअल फंड। मोटा मोटा बोले तो शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट, 4 नाम है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट, इन 4 लोगों को तुमने पैसा दिया 4 जगह, लेकिन कैसा, शॉर्ट टर्म, 1 साल में पैसा वापस ले सकते। हमने शेयर में पैसा लगाया इसके, अभी उसको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ में आएगा। सेम चीज ध्यान रखना, इधर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ भी वही आएगा, इक्विटी, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म। समझो क्या है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बात समझना, यहाँ तुमने क्या लिखा है, इधर ध्यान दो, शेयर और प्रेफरेंस शेयर लिखा है। ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कौन से, जो हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को और उनसे पैसे मांग रहे हैं, तो ये हमारी क्या हुई, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। समझना, अब बिजनेस मेरा चल पड़ा, मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, अब मैं उस प्रॉफिट को या तो शेयर होल्डर में बांट दूं या उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैं अलग करूं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दूं। तो लॉन्ग टर्म में मैं कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं किसी और कंपनी का शेयर ले लूं, मैं किसी और कंपनी का डिबेंचर खरीद लूं, गवर्नमेंट को लोन दे दूं, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है ना, और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूं, किसके, दूसरी कंपनी। समझना, टाटा रिलायंस के शेयर खरीदता है और रिलायंस टाटा के शेयर खरीदता है, क्योंकि मालूम है अगर मेरा बिजनेस डाउन जाएगा तो मेरे कॉम्पिटिटर का बिजनेस अप होगा, तो मेरे भी शेयर जो उसमें लगे हुए हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैं रिकवर कर जाऊंगा। तो इस बात को समझो, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखती है। तो ये हो गया, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए किया गया तो यहाँ आ गया, और वही चीज अगर शॉर्ट टर्म के लिए की गई तो वो यहाँ आ गई। जस्ट लाइक मैं जो अभी लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में बता रहा था, वही तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। मान लो 12 करोड़ रुपए आपको इनकम आती है, आपका एक इंस्टीट्यूट है, 12 करोड़ रुपए की आपकी फीस आ रही है साल भर में, लेकिन ये 12 करोड़ एक बार में तो नहीं आएगा ना, ठीक, आपके कुछ रेगुलर खर्चे होंगे। तो मान लो जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ, आपके पास एडमिशन के समय फीस आ गई 2 करोड़, ठीक है ना। अब 2 करोड़ का फीस आया, आपके पास रेगुलर खर्चे हैं, अब क्या करोगे, हो सकता है इसमें से आप 1 CR क्या कर दो,
इन्वेस्ट कर दो। अब अगस्त के महीने में आपके पास हो सकता है फीस केवल आया 50 लाख, 50 लाख रुपए आया। जब अगस्त में आपको सैलरी देनी होगी तो ये तो पूरे महीने में पैसा आएगा ना, और सैलरी आपको देनी है 5 तारीख को, और आपने पैसा कहाँ का लगा दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, बचा हुआ 1 करोड़ से आपने उस महीने के खर्चे चलाए। तब आप क्या करोगे समझना, ये पैसा आएगा जब पूरा महीना कंप्लीट होगा। ये जो 1 करोड़ है आपको इधर ध्यान दो, 50 लाख की सैलरी बांटनी है, तो ये इन्वेस्टमेंट हम मालूम क्या करेंगे, 2 टुकड़ों में करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमने इसमें से 50 लाख रुपए कहाँ लगा दिया, लॉन्ग टर्म में, और 50 लाख कहाँ लगा दिया, शॉर्ट टर्म में। तो उसको हम एक तारीख को बेचेंगे, इसमें से भी आधा 25 लाख का पड़े रहने देंगे। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट बेचा, क्यों, यहाँ क्यों लगाया था पैसा, 50 लाख रुपए बढ़ के हो सकता है 51 लाख हो जाए, शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो, और नहीं होगा तो हम इसको बेचेंगे, पेमेंट करेंगे, खर्चे निकालेंगे, अगले साल फिर अगले महीने का फिर वेट करेंगे सितंबर। मान लो सितंबर में 1 CR फीस आ गई, हमने मिड टाइम रख दिया, ज्यादा फीस आ गई, तब हम क्या करेंगे, अगेन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करके पेमेंट। ये क्या हो रहा है, हम पैसे को रोटेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाएगा। और जो पैसा हमको मालूम है 12 करोड़ है, साल भर का हमने पिछले साल खर्चा निकाला था, 8 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, हमको मालूम है कि 4 करोड़ की बचत होती है, प्रॉफिट होता है, तो हम 4 करोड़ को पीसेस में बांट के फिक्स में डालते जाएंगे, लॉन्ग टर्म में डालते जाएंगे, 8 करोड़ इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि हम कभी भी निकाल सकें, और वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। 4 करोड़ जो हमारी प्रॉफिट था उसको हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, वो अब जब निकालना होगा तब निकालेंगे, खर्चे में तो उसकी जरूरत है नहीं, पर बाकी का 8 करोड़ जो धीरे धीरे आना है वो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, और जब जरूरत होगी तो खाली कर देंगे। जैसे मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं क्या करता हूँ, मालूम मेरे को सैलरी आई तो मुझे मालूम है मेरे महीने का खर्चा कितना है, अगर उसमें से 1000 रुपए 2000 रुपए बच गया तो मैं 2000 की एफडी कर देता हूँ, क्यों, मोबाइल से होती सीधे एफडी में ट्रांसफर किया। अब मान लो मुझे किसी महीने 6000 की जरूरत है, तो मेरे पास 3 एफडी है ना 2000 की, तोड़ दी, 6000 की जगह मेरे को पता 6300 मिल गए, तो वो 6000 मेरे अकाउंट में पड़े रहते तो वो 6100 भी ना होते, लेकिन एफडी के फॉर्म में पड़े थे तो 6300 हो गए, तो 300 तो इनकम बढ़ी ना। तो इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ 6000 का 300 रुपए बढ़ रहा है, तो सोचो जो 6 करोड़ लगा रहा होगा तो उसका 15 लाख भी बढ़ रहा होगा, तो ये फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और कभी कभी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर में होता है उसका लॉन्ग टर्म मतलब लंबा बेनिफिट हो जाता है। अचानक से किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू हाई हो गई और आपने उसी से उस शेयर को बेच दी तो आपका मोटा पैसा खाली हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर में, डिबेंचर में, म्यूचुअल फंड में और गवर्नमेंट में। हम गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, ध्यान रखना एक वर्ड यहाँ पे मैंने ले लिखा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी चलाती है, वो एक एग्रीमेंट इशू करेगी। नहीं बोलते हम जॉब ज्वाइन करें तो बॉन्ड साइन करा लिया, बॉन्ड साइन कराने का मतलब क्या होता है कि आप 3 साल तक छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ोगे तो आप 3 महीने की सैलरी दोगे, या हम आपको निकालेंगे तो 2 महीने की सैलरी देके निकालेंगे, ये बॉन्ड होता है। तो गवर्नमेंट भी आपसे एग्रीमेंट करती है कि आप मुझे इतना पैसा दे रहे हो, इतने साल बाद हम आपको वापस करेंगे। तो बॉन्ड 2 तरीके का हो सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि भाई 6 महीने बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म में चला गया। गवर्नमेंट ने बोला हम 5 साल बाद वापस करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में चला गया। तो दोनों जगह आ सकता है। तो आप आसानी से याद कर लेना, सिंपल तरीका है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, 4 नाम है। अब इसके पहले अगर शॉर्ट टर्म लिखा है तो किसमें चला जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में, और अगर लॉन्ग टर्म लिखा है तो नॉन करंट है। दोनों में इन्वेस्टमेंट वर्ड जुड़ा, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पर चारों में नाम कॉमन है, क्या, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट बॉन्ड।
ठीक, लॉन्ग टर्म होगा तो इधर, शॉर्ट टर्म होगा तो इधर। नेक्स्ट आइटम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब अब स्टॉक दो प्रकार का होता है। यहाँ पे कौन सा स्टॉक लिखा है? ओनली क्लोजिंग, क्योंकि बैलेंस शीट में केवल क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। ठीक, अब जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अब याद हो ना याद हो, आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो गया होगा। गुड्स के 5 पार्ट बताए थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और स्टॉक। स्टॉक के 2 पार्ट और क्लोजिंग। तो मैंने बोला था इसके भी 3 पार्ट होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। बताया था, यही ओपनिंग में भी होता है और यही क्लोजिंग में भी होता है। तो जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री में भी यही 3 नाम आ जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक नंबर 1, रॉ मटेरियल नंबर 2, वर्क इन प्रोग्रेस नंबर 3, फिनिश गुड्स। ये इसको लिख कैसे दिया जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखो बुक में क्या लिखा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर, ये 2 नाम याद रखना, स्टोर, स्पेयर एंड लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब स्टोर एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स, इसको इन्वेंट्री क्यों माना गया? एक एग्जांपल लेता हूँ, फिनिश्ड गुड, इसी का दूसरा नाम है वर्क इन प्रोग्रेस का सेमी फिनिश्ड गुड। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आते हैं किसमें आइटम आएगा, ग्रुप और सब ग्रुप बताना पड़ेगा। समझो ये दोनों है क्या, स्पेयर एंड स्टोर। अगर याद कैसे याद रहेगा, अगर आप बाइक को शोरूम से रिपेयर कराओ, बाइक अगर आपके पास गाड़ी है और आप उसको कहाँ सर्विस सेंटर ले जाते हो और वहां से रिपेयर कराते हो, तो वहां पे स्टोर होता है, जहां से कोई पार्ट खराब होगा तो उसी स्टोर से आपको पार्ट निकल के आपके गाड़ी में लगेगा। तो वो स्टोर में जितना सामान रखा है वो कंपनी की क्या है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। अब दूसरी बात ध्यान रखना, लूज टूल्स क्या है, जहां आप सर्विस सेंटर में रिपेयर करा रहे हैं वहां सर्विस सेंटर है ना, तो वहाँ जो टूल्स हैं, वो जो औजार हैं जो नॉर्मली यूज होने के लिए रखे हैं, पेचकस, पाना, जो भी मशीनरी वहाँ लगी है, दी ऑल आर कॉल्ड लूज टूल्स। वो टूल्स जो नॉर्मली यूज के लिए रखे हैं, पैक्ड नहीं है। अगर पैक्ड होते तो वो क्या कहलाते, स्पेयर, यानी जो अलग से सामान रखा है, टूल किट रखी है, वो यूज होने के लिए नहीं है, टूल किट बिकने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बाइक की टूल किट गिर गई और आपको टूल किट चाहिए, तो आप वहां जाएंगे ना, तो वो आपको फ्रेश टूल किट निकाल के देंगे जो आप अपनी बाइक पे रख लोगे। टूल किट में क्या रहता है, पेचकस, पाना, ये ताम 4-5 आइटम रहते हैं। डन, तो वो क्या हुआ, स्पेयर, वो भी इन्वेंट्री है। और जो आपके टूल वहां रखे हैं, आप देखोगे किसी भी मैकेनिक के यहाँ तो बोर्ड टंगा रहता है, उसमें खूब सारे कीले टुके रहेंगे, पाना वाना टंगे रहते हैं, कि जिसके आगे मेंटेनेंस, गाड़ी बाइक मेंटेनेंस का काम होता है। मिस्त्री की दुकान, किसी भी अगर आप प्रोफेशनल मिस्त्री की दुकान में जाएंगे तो एक बोर्ड लगाया होगा, उस बोर्ड में कीले लगे होंगे, उसमें सारे पाने लगे होंगे, वो कहलाते हैं क्या, लूज टूल्स। वो उसकी क्या है, इन्वेंट्री है, बगैर उसके वो काम नहीं कर सकते। दूसरा एक एग्जांपल और याद आ जाएगा, अगर गाड़ी का पंचर बनवाने जाओ तो एक जो लकड़ी का बक्सा रखे रहता है, उसमें सारे कचकच पानी डले रहते हैं, वो टूल्स क्या कहलाते हैं, लूज। वो उसकी क्या है, इन्वेंट्री है, बगैर उसके उसका आगे काम चलने वाला नहीं। हम पंचर बनवाने गए तो पड़ोसी के यहाँ से पाना ढूंढने गया, तो आपका दिमाग वैसे खराब हो जाएगा कि कुछ पाना है नहीं, पंचर बनाने बैठे। मालूम है ये मेरे लिए क्या है, लूज टूल्स है। अब तुम पढ़ने आओ, मैं मार्कर नहीं बोलोगे तो चलो तो पढ़ाते हैं, क्यों तो कब तक हवा में झेलोगे। डन, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से ट्रेड पेबल से बन गया
ट्रेड रिसीवेबल, जैसे यहाँ आइटम तो वही बताओ, डेटर, बिल, रिसीवेबल, और क्या था इधर? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग था, तो यहाँ क्या था? देखो डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल, चलो ठीक है, वैसे होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें दो नाम तो पक्के हो गए, कैश और बैंक, और है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। बैंक वही है, चेक इसमें लिखा है, नहीं तो बाकी इसमें है। डिपॉजिट विद बैंक यानी वही बैंक, कैश इन हैंड, डिपॉजिट विद बैंक मतलब बैंक हो गया, बैलेंस विद बैंक वही है, चेक, ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट यूज होगा, बोलते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना। कई बार यहाँ पहले लिखा जाता था मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर पहले चला करता था एक जमाने में, अब बंद हो गया। पहले एक शहर से दूसरे जगह पैसा भेजना हो तो मनी ऑर्डर से भेजते, ठीक है ना। अब पैसा भेजना हो तो गूगल पे से भेजते। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे आपने मान लो शॉर्ट टर्म एफडी करा रखी है, इसमें अक्सर एक एग्जांपल नाम दिया जाता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक छोटा बॉन्ड इशू कर रखा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी फार्मर, कि भाई किसान ने फसल बेची, उसको 2 लाख रुपए मिले, तो पोस्ट ऑफिस में जाकर 10,000 रुपए जमा करके 2 पेपर ले ले, तो 5-5 हजार के 2 कागज मिल जाएंगे, वो 5,000 रुपए अगले 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में डबल हो जाएगा। तो किसान की एक छोटी सेविंग हो जाएगी। तो वो जो लेटर है वो इस बात का प्रूफ है कि गवर्नमेंट के पास आपका 5,000 जमा है, जो कि इतने साल बाद डबल हो जाएगा। तो वो भी एज अ कैश काम करता है, क्योंकि मान लो आपने किसान ने किसी से लोन लिया हुआ है और वो उसको नहीं चुका पा रहा, तो वो कागज उसको दे देगा, तो बंदा जाकर पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल सकता है। एज अ कैश फंक्शन करता है क्या? शॉर्ट टर्म मार्केटेबल। उसके बाद चेक, फिर डिमांड ड्राफ्ट, फिर मनी ऑर्डर। अगला क्या है? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, लोन्स टू, यहाँ भी क्या था देखो ध्यान से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना। यहाँ पे हम लोन टू एम्प्लॉय, सब्सिडरी कंपनी, शेयर होल्डर, पार्टनर, हम ऐसे लोगों को एडवांस दे रहे हैं जिनको को मालूम है हम शॉर्ट टर्म में 1 साल में एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लैपटॉप लेना था, तो मैंने अपने 30,000 रुपए लगाए। अब समझना बात को, मेरे को 70,000 का लैपटॉप लेना है, अब मेरे पास है 20,000 रुपया, ठीक, 50,000 कहाँ से आए? या तो मैं क्या करूँ, क्रेडिट कार्ड स्वैप करूँ, ठीक, फाइनेंस करा लूँ, क्या बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कराऊँ, तो होगा क्या, 50 का मेरे को 55 या 56,000 रुपये देना पड़ेगा। समझना बात, यानी मुझे 6,000 रुपये 6 महीने में इंटरेस्ट लग जाएगा, या 1 साल में मुझे इंटरेस्ट लग जाएगा। 0% फाइनेंस बोलते बस है, प्रोसेसिंग फीस के नाम पे वो बैंड बजा देंगे, ठीक है ना। अब समझना, उसी की जगह कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को कंपनी ने बोला कि आपको 50,000 चाहिए ना, एज अ सैलरी एडवांस ले लो। उन्होंने 50,000 मुझे दे दिए, और मेरी सैलरी से हर महीने उन्होंने फिक्स अमाउंट 3,000 5,000 काटना शुरू कर दिया। बट वहां मेरा एडवांटेज क्या हुआ, वहां मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा, और वो इन्वेस्टमेंट कौन, वो कंपनी ने जो मेरे को पैसा दिया वो क्या है, एडवांस है। और दूसरी बात क्या है, शॉर्ट टर्म, इसलिए करंट एसेट्स में आ रहा है।
कई ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, समझना बात को, बहुत बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना एम्प्लॉय है, तो उनको घर बनाने के लिए भी पैसा देते हैं कि आपको 20 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख आप बैंक से लोगे तो अगले 20 साल में आप चुकाओगे तो 40 लाख चुका दोगे, ब्याज इतना दे दोगे। वो कंपनी आपको 20 लाख रुपए दे रही है, अब बोल रही है आपकी सैलरी से हम अगले 10 साल में काट लेंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं देना, तो वो कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन है ना, जैसे लायबिलिटी में क्या था, हमको शॉर्ट टर्म में पे करना है या लॉन्ग टर्म में पे करना है, तो एडवांस भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शॉर्ट टर्म के लिए भी दे सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गुजरात में एक फर्म है ढोलकिया, गुजरात में एक फर्म है, हीरा व्यापारी है, मेरे को पहले का नाम भूल रहा है, उसका सरनेम है ढोलकिया, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। हीरा व्यापारी है, हीरा का किंग कहलाता है इंडिया का। हर साल दिवाली में वो लाखों करोड़ों की कार्स घर गिफ्ट में देता है। 6,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, हर साल वो 400-500 लोगों को गिफ्ट देता है, ठीक है ना। अब समझना बात को, अगर उसने टारगेट डिसाइड किया कि मुझे 5 लाख रुपए का गिफ्ट देना है, ठीक, तो ऑप्शन रख देता है मुझे इन 100 लोगों को देने 5 लाख रुपए पर हेड, तो वो ऑप्शन क्या रख दिया, 5 लाख की एफडी करा लो, या तो 5 लाख की आप मेरे से कार ले लो, या आपको घर लेना है तो 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट मैं पे कर दे रहा हूँ। आप घर लेने का प्लान तो कर रहे थे ना, पर क्यों नहीं ले पा रहे थे, पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, हम दे रहे। बात समझ में आ रही? तो ये क्या है, आप पैसे दे रहे हो एज अ गिफ्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पैसे आपने एडवांस के रूप में दे दिए तब तो धीरे धीरे कट होंगे, ये किस में चला जाएगा फिर, लॉन्ग टर्म में। अब मान लो किसी को घर लेना है 5 लाख, उसको गिफ्ट मिल रहा है, तो वो ऑनर से बोल सकता है ना, सर मेरे पास ऑलरेडी 15 लाख रुपए हैं, 5 लाख का आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, 20 हुए, मेरे को 10 लाख का लोन दे दो, 30 लाख का मेरा घर आ जाएगा। तब क्या होगा, 5 लाख गिफ्ट वाला किसमें एडजस्ट हो जाएगा यहाँ, और 10 लाख का उसको लॉन्ग टर्म लोन मिल जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। लोन टू एम्प्लॉय, सब्सिडरी कंपनी, यानी उसकी अपनी सब्सिडरी कंपनी, मैंने बताया था ना क्या, जैसे वेट्स है, तो वेट्स के अलग अलग जो कॉलेजेस है छोटे छोटे, वो हो गए। जैसे तुम्हारा स्कॉलर में स्कूल है, मास्टर कंपनी या इसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, किसको बोलेंगे, स्कॉलर होम स्कूल, ठीक है ना। सब्सिडरी कंपनी कौन सी कहलाएगी, जो टुकड़िया टोला में खुला और जो तुम्हारा कॉलेज खुला, ठीक, ये क्या कहलाएंगे, सब्सिडरी। अब स्कॉलर होम कॉलेज को फंड की जरूरत है तो वो कहाँ से लेगा, स्कूल से, क्योंकि स्कूल के पास पर्याप्त फंड है। तो अगर वो फंड शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है कि यार इस महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं, तो स्कूल से उधार ले लो, जब फीस आएगी तो स्कूल को वापस कर देंगे, तो किस में चला जाएगा, शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर वो बिल्डिंग का एक फ्लोर बनाने के लिए पैसा ले रहा है स्कूल से, तो किस में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म। समझ में आ रहा है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हर कंपनी में होता है। नेक्स्ट क्या है, शेयर होल्डर और पार्टनर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हाँ बोलो, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में भी यही लिखना है क्या, हाँ लिख सकते हैं भाई, शॉर्ट टर्म में है तो लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय को दिया तो लॉन्ग टर्म लिख लेगा, जो मैंने एग्जाम्पल है 5 लाख का घर ले रहा था, 10 लाख उसको एडवांस दे दिया, तो लॉन्ग टर्म 10 लाख रुपए 1 साल में तो नहीं चुकाएगा ना सामने वाला, बोलेगा भैया आप मेरे से काम करो, हर साल 1-1 लाख रुपए काटते जाओ, मेरी तनख्वाह 40,000 रुपया है, 10,000 काटते जाओ, तो 1 साल में 1,20,000 पड़ेगा, तो 8 साल 9 साल लगेगा पटने में, तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। अगला क्या है, अदर करंट एसेट्स में क्या क्या लिखा है, एक्रूड इनकम, हाँ यहाँ आ गया प्रीपेड, और खत्म, एडवांस
अक्रूड वर्ड लग गया ना, तो अक्रूड इन्वेस्टमेंट बोलो, अक्रूड रेंट बोलो, अक्रूड सैलरी बोलो, अक्रूड कमीशन। अक्रूड का दूसरा नाम अर्न, ठीक है ना। तो ये याद रखना, एग्जाम में अगर अर्न लिख के आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाना, वो अक्रूड ही है। ये हो गया क्या, करंट एसेट में इतने नाम है। अगला आ गया सेकंड, नेक्स्ट क्या है, थर्ड कंटिंजेंट एबिलिटी एंड कैपिटल। हाँ इंटरेस्ट एक्रूड एडवांस इनकम कॉलेज इंटरेस्ट देखो ध्यान से समझो, ये याद करवाता हूँ तुम लोग को, याद आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखते थे, प्रीपेड यहाँ लिखते थे, एक्रूड यहाँ लिखते थे, और यहाँ यानी लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, प्रीपेड इसमें क्या आता है, प्रीपेड और एक्रूड। ध्यान से समझना, अनएक्रूड को ही एडवांस भी बोलते थे आप, और एक्रूड को आउटस्टैंडिंग भी बोलते थे, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है ना। उस समय मैंने नहीं बोला था ये चीज, क्योंकि उस समय आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग यहाँ भी आ रहा है, आउटस्टैंडिंग यहाँ भी आ रहा है। तो ये कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये कहलाता है आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है ना। यहाँ होता है अनएक्रूड यानी एडवांस, तो इसको भी हम बोल सकते हैं एडवांस एक्सपेंस। एडवांस में पैसा दे रहे हैं या प्रीपेड दे रहे हैं, है ना, लेकिन इसको प्रीपेड नहीं बोलते। प्रीपेड में क्या होता है, पेड होता है, इसको प्री रिसीव्ड बोल सकते हैं, पर प्रीपेड नहीं बोल सकते। आपको मैंने क्या बताया, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड किसके लिए यूज होता है, खर्चे के लिए। एक्रूड और अनएक्रूड किसके लिए यूज होता है, इनकम के लिए। ये याद रखो, ये सही गलत है क्या, इधर ध्यान, जानना ना मेरे को, इधर ध्यान दो। यहाँ क्या होगा, अब आ जाओ इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल कमिटमेंट। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में पहला आइटम क्या है, देखो जिसमें ज्यादा नाम मिलेगा नहीं, पूरी महाभारत लिखी मिलेगी। देखो इसमें जो वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी है, उसको समझो। These liability which may or may not arise because they are depend on the happening in future। मतलब वो लायबिलिटीज जो होगी भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके लिए जो पैसा हम बचा के रखते हैं वो यहाँ होता है। एंड देखो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी इसको यहाँ पे नहीं लिखा जाता, बट शो एज अ नोट्स टू अकाउंट। इसको कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट बनने के बाद नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और वहां लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझो। मान लो कंपनी ने 5 करोड़ रुपए निकाले और अलग रख दिया फॉर एनी अनसर्टेनिटी,
ठीक है ना, प्रॉफिट से अलग किया तो वो पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी भी है और कंपनी के लिए एसेट भी। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो पैसा किसका था? शेयर होल्डर के प्रॉफिट से आपने अलग किया था तो शेयर होल्डर को आपको देना चाहिए। बट असेट्स क्यों है? क्योंकि आपने बचा के इसलिए रखा है ताकि फ्यूचर में कोई अनहैपनिंग होगी, जो सेंटेंस क्या लिखा है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आपकी एसेट्स भी है। तो यानी इसका मतलब क्या है, आप लायबिलिटी भी लिखो और एसेट्स में भी लिखो तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? जीरो। वो कब देंगे? अगर हम जिस अनहैपनिंग के लिए हमने पैसा रखा है वो नहीं होती, टेन्योर डिसाइड होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टेन्योर डिसाइड करेंगे ये पैसा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये कंपटीशन आने वाला है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, अपनी 5G टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना, तो जब 6G की प्लानिंग चल रही होगी तो जो कंपनी वीक होगी वो अपने पिछले प्रॉफिट में से पैसा अलग रखेगी कि जब 6G आएगा तो अगर हम फाइल कर पाए तो पैसा हम बांट देंगे, अदरवाइज इस पैसे को हम 6G टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट में खर्चा कर देंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा ना कि 6G कितने दिन में आता है, हमको उस पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने क्या कर रखा था, जब आदि 5th क्लास में जाने वाला था तो 5th क्लास से क्या हुआ, एक किस्तुकुला में होता है हेड, समझना ध्यान से, हेड्स में हमका एक अलग सेक्शन चलता है, डे बॉडी, हाँ ठीक है ना, उसका जो फी स्ट्रक्चर है और जो नॉर्मल फी स्ट्रक्चर उसमें 3 गुने का अंतर है, 3 टाइम, ठीक है ना। तो मैंने क्या प्लान कर रखा था, जब वो 4th में था तो मैंने 1 साल की फीस अलग रख रखी थी 80,000 रुपए, ये अलग कर रखा था। किस लिए? अगर इसका 4th में रिजल्ट 85% से अबव आएगा तो मुझे इसको हेड्स में डालना है। तो मैंने क्या बना रखा था, एक टाइम टेन्योर फिक्स था ना, वो कौन सा रिजर्व था? कंटिजेंट लायबिलिटी, अचानक आने वाली जिम्मेदारी। अब जब रिजल्ट आया कि 85% से बिलो तो इट मींस उसमें एडमिशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ, इसमें से जो पैसा कहाँ चला गया, आधा पैसा जो रेगुलर फीस में लग रहा था वो चला गया और दूसरा पैसा मैंने सेविंग में डाल दिया। तो ये क्या है, कंटिजेंट, क्योंकि पता था ना कि इतने टाइम के अंदर वो चीज क्लियर हो जाएगी, बट वो पैसा मैं ना तो प्रॉफिट में दिखा रहा था और ना मैं खर्चे में दिखा रहा था, ना तो वो मेरी लायबिलिटी था और ना मेरी एसेट्स। नहीं हुआ ना, बता तो रहा हूँ, 85% के नीचे आया 73%। तो उनका क्राइटेरिया ये 85% से हमको लेना है, बाकी लेना ही नहीं। अब नहीं हो सकता, और फिर तुम्हें ही लेना। हाँ है तो किस्तुकुला में ही, पर किस्तुकुला का नॉर्मल स्कूल, किस्तुकुला में 3 स्कूल चलते हैं किस्तुकुला के अंदर ही, एक डे बोर्डिंग जो 8 तक है, एक नॉर्मल किस्तुकुला और एक क्या नाम है, सेंट मार्था करके एक स्कूल है, उसी के अंदर चलता है, जो सेंट मार्था करके है ना, तो जो मतलब पुअर क्लास फैमिलीज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, तो उसका क्राइटेरिया अलग है बेटा। ठीक, कैपिटल कमिटमेंट क्या है? सर तुम वो लोगों को पता है, इसमें कोई खास आइटम, कोई भी आइटम इसमें है नहीं। दोनों में नहीं है, कब लिखना है इसको? जब बोल रहे एक्सप्लेन एसेट साइड। अब ये दिमाग लगाओ किससे आपको आइटम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनमें कोई नहीं आ सकता। 12। हाँ मुझे भी कम लग रहा है कि लिख लेते 13, ठीक है ना, 15 16 और कटे कौन से देख लो, अरे बोलो सब क्या बोल रहे, 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग टर्म
7 इसमें भी कुछ नहीं आएगा 8 9 10 नाम कर दूंगा जान ले लो आधे 90 40 से 45% बताइए ना जोड़ोगे ना 3 4 5 6 सर उससे भी नहीं आता है शॉर्ट आंसर से दोनों पढ़ा रहे थे दोनों सिमिलर है ना पढ़ा इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको अगर आ गया एक्सप्लेन लायबिलिटी साइड या एक्सप्लेन एसेट साइड तो आपको जितने ज्यादा आइटम बताऊंगा उतने ज्यादा याद आएंगे कल मैं इसमें से कोई भी वर्ड ओरली पूछूंगा छुट्टी है पढ़ना पड़ेगा ऐसे ना खुश हो जैसे मंडे आवे ना करेगा रात गई बात गई हाँ तो दिन आया बात वापस भी आई क्या बोले अभी आप दिन में लगती नहीं कोचिंग रात में लगती है चल